कमलेश सुतार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधे। कमलेश, क्या हम माने कि राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है जैसा कि बीजेपी मांग कर रही है और फिर उसमें चुनाव हो, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान जिन्हें एक तरह से मनमोहन सिंह कहा जाता है महाराष्ट्र का, इस्तीफा दे दिया उन्होंने क्योंकि गठबंधन टूट गया। कमलेश जी अंजना, कल एनसीपी ने जैसे ही गठबंधन तोड़ा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया था अजित पवार ने कि हम अब सरकार का इस्तीफा, हम सरकार से बाहर जा रहे हैं, और शाम को ही तुरंत राज्यपाल से मिलकर उन्होंने सरकार से समर्थन वापसी का पत्र दे दिया था और उसके 24 घंटे के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास। और अब बीजेपी जिस तरह से मांग कर रही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो, और अब जानकार ये मानते हैं कि राज्यपाल यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे केंद्र सरकार के पास कि उस पर राज्यपाल राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव भेजेंगे, उस पर निर्णय होगा और उस पर निर्भर करता है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होगा या नहीं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सिर्फ 9 नवंबर तक अगली सरकार बननी है, तो शायद हो सके कि केयर टेकर सरकार का भी इन्हें जिम्मा सौंपा जाए, लेकिन अल्पमति में सरकार है, पूरी तरह से सरकार के पास नंबर्स नहीं है जो भी केयर टेकर के लिए। तो शायद इस समय जो बीजेपी की मांग है वही शायद होते हुए नजर आ रहा है। प्रस्ताव भेजा जाएगा, राष्ट्रपति से अगर अनुमोदन मिल गया तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन होगा और हो सकता है कि आने वाले चुनाव राष्ट्रपति शासन में ही हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमलेश सुतार हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे हमारे साथ इस खबर पर। इधर महाराष्ट्र की सियासत में उलटफेर का दिन, पुराने रिश्तों के पैबंद उघड़ चुके हैं। जी हां, गठबंधन इधर टूटा है, दरार आ गई है, पुराने साथी और नए सहयोगियों के लिए तल्खी और नरमी को सियासत के तराजू पर तोला जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के बाद पहला दिन, गठबंधन के अंदर की अनबन खुलकर सामने आ गई और अब बारी थी अपनी अपनी नीयत साफ साबित करने की। शिवसेना बीजेपी को महाराष्ट्र का दुश्मन बता रही है तो बीजेपी शिवसेना पर छोटी पार्टियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग असंभव था कि हम अपने जो नए लेकिन छोटे और मजबूत साथी आए थे उनको किसी रूप से उनको छोड़ दें, उन्हें उनका हक नकार दें। ऐसी ही कहानी कांग्रेस और एनसीपी के बीच भी चल रही है। शरद पवार ने ट्वीट किया है, हमारी पार्टी और कांग्रेस के बीच कई मसले आ गए थे और इसलिए अलग होने का बड़ा कदम उठाना पड़ा। सवाल यह भी है कि अब कैसी होगी महाराष्ट्र की राजनीति। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विकास को मुद्दा बनाएगी और शिवसेना की बजाय कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोलेगी। बीजेपी की रणनीति में कट्टरता का रंग जरा हल्का होने की उम्मीद है। बीजेपी को मोदी की लहर से आस है, इसलिए प्रधानमंत्री ही स्टार प्रचारक होंगे और उनकी करीब 10 रैलियों का प्लान है। बीजेपी करीब 240 से 250 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है और बाकी 30 से 35 सीटें गठबंधन की दूसरी सहयोगी पार्टियों को मिलेंगी। दो बड़े गठबंधनों के टूटने के बाद नए गठबंधन की तस्वीर पर अटकलें लग रही, लेकिन एनसीपी ने साफ कर दिया है कि वह सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं जाएगी। कोई सवाल नहीं उठता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारा उनका बहुत ही विचारिक मतभेद है। हम उसको एक सांप्रदायिक पार्टी मानकर चलते हैं। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ दोस्ती की पहल की है। सूत्रों के मुताबिक नए साथी के साथ सीटों के बंटवारे पर भी बात बन चुकी है और समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस ने 8 सीटें छोड़ने का फैसला किया है। सियासी दलों ने तो महाराष्ट्र की बिसात पर चाल बदल दी है, अब आखिरी दांव जनता को चलना है। मुंबई से अमृता शेडगे और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। इधर बीजेपी के साथ हिंदुत्व की साझी विचारधारा की डोर कमजोर पड़ गई तो क्या अब रिश्तों की डोर थामने निकली है शिवसेना। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है, उद्धव अपने भाई राज ठाकरे की सेहत का हाल पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र के बदले राजनीतिक माहौल में इस निजी बातचीत को सियासी मायने दिया जा रहा है। 25 सितंबर को जब 25 साल पुराना रिश्ता टूट रहा था, उसी शाम एक पुराने रिश्ते के तार जुड़ रहे थे। भाई राज ठाकरे की सेहत का हाल जानने के लिए उद्धव ठाकरे ने फोन किया। बातचीत 2 बार हुई। सूत्रों के मुताबिक ये निजी बातचीत थी, लेकिन सियासत में संभावनाओं के सूत्र कोई नई तस्वीर भी बना सकते हैं। नए हालात में भाइयों का रिश्ता महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है। ये बात और है कि शिवसेना और एमएनएस दोनों की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है।
आधिकारिक तौर पर भले ही राज और उद्धव ठाकरे ने इस बात का खंडन किया हो, लेकिन पारिवारिक सूत्र ये बताते हैं कि पिछले 15 दिनों में 2 बार दोनों भाइयों में बातचीत हुई है। बातचीत भले ही व्यक्तिगत मुद्दों पर हुई हो, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात में इस बातचीत को भी अलग राजनीतिक महत्व प्राप्त हो गया है। पुराने रिश्तों की टीस अभी ताजी है। कभी शिवसेना बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र का संकल्प लिया था। अब दोनों पार्टियां एक दूसरे से मुक्त होने की लड़ाई लड़ रही हैं। 25 साल पुराने रिश्ते तार तार होने लगे हैं और इसकी तीखी प्रतिक्रिया आई शिवसेना की तरफ से। शिवसेना के मुखपत्र सामना में गठबंधन तोड़ने वालों को महाराष्ट्र का दुश्मन बताया गया। सामना में लिखा है, महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोग इस गठबंधन को बरकरार देखना चाहते थे, पर जिनकी वजह से गठबंधन टूटा उन्हें महाराष्ट्र का दुश्मन करार देना चाहिए। ये एकीकृत महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों का अपमान है। तीखे शब्दों में लिखी सामना संपादकीय में कहा गया कि बीजेपी की इससे पहले की पीढ़ी ने गठबंधन से सत्ता का लाभ पाया, लेकिन अब वो इसे बांटना नहीं चाहते। सामना ने बीजेपी की तुलना श्राद्ध पक्ष के कौवे से की है। संपादकीय में लिखा गया कि काली रात बीत गई, कौवे उड़ चुके हैं। जल्द ही साबित हो जाएगा कि सिर्फ बहादुर दिल वाले मैदान में बचेंगे। उधर बीजेपी खुद को छोटी पार्टियों का रहनुमा बता रही है। नामांकन दाखिल करने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छोटी पार्टियों के साथ बीजेपी बहुमत हासिल करेगी। लोग पूर्ण बहुमत देकर महाराष्ट्र की सत्ता सौंपेंगे। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रणीत गठबंधन इस महाराष्ट्र में सत्ता पर आएगा। सूत्रों के मुताबिक महायुति में बीजेपी को छोड़कर जो 4 पार्टियां थीं, उनमें से 3 बीजेपी के साथ हैं। आरपीआई को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। उद्धव जी को मिलने के बाद हम देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े जी और राजीव प्रताप रूडी जी, प्रकाश जावड़ेकर, इनसे भी विनोद तावड़े के C2 बंगले पर हमारी कल रात को चर्चा हुई और वहां भी मतलब बातचीत हुई है कि भाई तो उन्होंने भी आग्रह किया है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी ने हमारे साथ आना चाहिए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र चुनाव में एक टीम के 2 बड़े खिलाड़ी शिवसेना और बीजेपी आमने सामने हैं। नामांकन के लिए बस एक दिन का वक्त बचा है। अब ये दंगल दोस्ताना होगा या फिर जंग जबरदस्त होगी, क्योंकि अगर कुर्सी के लिए बनने वाले सियासी समीकरण सारे मोहरों को उलट पुलट कर सकते हैं। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। जैसे ही साफ हुआ कि अब एकला चलो की राह पकड़ना है, महाराष्ट्र में आज कई दिग्गजों ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने अपने पर्चे दाखिल शुरू कर दिए। इनमें बीजेपी नेता विनोद तावड़े और पंकजा मुंडे के साथ साथ एनसीपी नेता अजीत पवार भी शामिल हैं। इन सब के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपना नॉमिनेशन रोहतक विधानसभा सीट से फाइल किया है। कानून मंत्री ने आज अपने दफ्तर के परिसर में झाड़ू लगाने के अलावा कमरों और बाथरूम का भी दौरा कर सफाई का जायजा लिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह महज दिखावा नहीं बल्कि उनकी एक ईमानदार कोशिश है जिससे भारत स्वच्छ बने और मोदी के स्वच्छता अभियान में तेजी आए। गांधी के सपने को प्रधानमंत्री ने दोबारा भारत की धरती पर उतारने की कोशिश की है। सरकार के अगुवा की जुबान पर स्वच्छ भारत शब्द आया और उनके मंत्रियों के हाथों में झाड़ू आ गई। लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक प्रतीक बन चुकी झाड़ू अब सरकारी भवनों और दफ्तरों में असल काम पर लग गई है। मोदी के मंत्री सफाई अभियान को परवान चढ़ाने में जुटे हैं। दिल्ली के शास्त्री भवन में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और बाबुओं के अमले ने झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक आह्वान किया है कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 वर्ष पूरे हों 2019 में, तो हम एक स्वच्छ भारत बनाएं। तो आज के दिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे लॉ मिनिस्ट्री में इसकी शुरुआत हुई है। रवायत है कि मंत्री जहां जाते हैं सफाई पहले पहुंच जाती है, लेकिन मोदी के मंत्री का दावा है कि वो झाड़ू लेकर महज दिखावे के लिए नहीं उतरे हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम प्रतिबद्धता के लिए है। और 2 अक्टूबर को मैं स्वयं पटना स्टेशन की सफाई करूंगा। पूरे देश में एक सफाई का अभियान प्रारंभ करना है। मोदी के इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए महज कानून मंत्री ही नहीं बल्कि मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी अभियान में जुटी हैं। स्मृति ईरानी ने दिल्ली के RK पुरम सेक्टर 5 के केंद्रीय विद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की।
उन्होंने स्कूल में झाड़ू लगाई और स्कूल परिसर में पड़ा कचरा भी उठाया। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। पहला मौका होगा जब बापू के जन्मदिन पर उनके वो बच्चे जो सरकारी कर्मचारी हैं हर साल की तरह छुट्टी नहीं मना सकेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार का इरादा देश के 4041 शहरों को अगले 5 सालों में साफ सुथरा बनाना है। इस पर 62,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। सरकार की ओर से इसका लोगो भी जारी कर दिया गया है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। जजों की नियुक्ति पर मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा का बड़ा बयान आया है। रिटायरमेंट से ठीक पहले जस्टिस लोढ़ा ने कहा है कि जजों की नियुक्ति जज ही कर सकते हैं। विदाई से पहले जस्टिस लोढ़ा मीडिया से रूबरू हो रहे थे। Because judges are best equipped to adjudge the suitability of the person or a candidate for appointment as a judge of the High Court or Supreme Court. The reason is, if one has to appoint a judge from the bar, judge knows about his performance, about his court behavior, about his knowledge, about his advocacy.